अगला टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसमें भी बहुत नए नए बातों को डिस्कस किया गया है, तो समझिएगा ध्यान से। लार्ज स्टेट्स लाइक दी चोलाज, तुगलक्स और मुगल्स इनकम्पोज्ड मैनी रीजन्स। समझिए, ये जो चोलाज थे, ये जो तुगलक थे, जो मुगल्स थे, ये अलग अलग ग्रुप के लोगों का नाम है, ध्यान रखिएगा। चोलाज का मतलब हुआ इसमें बहुत सारे लोग आते थे, तुगलक का मतलब हुआ इसमें भी बहुत सारे लोग थे, और मुगल्स का मतलब हुआ ये इसमें भी बहुत सारे लोग थे। मतलब ये अलग अलग ग्रुप के लोगों का नाम है। इन सभी के अंडर में बहुत सारे एरिया आता था, मतलब इन सभी का कब्जा जो है बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हुआ करता था उस समय पर। अ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चोलाज, तुगलक्स और मुगल्स ये सब ग्रुप है लोगों के नाम का, मतलब कि ग्रुप में लोग हैं और उनका पूरा नाम है, ये ग्रुप का नाम है, सिंपल सा। एक संस्कृत प्रशस्ति है, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें संस्कृत में लिखा गया है। उसमें इस चीज़ को लेकर जिक्र हुआ है कि दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता था, मतलब कि दिल्ली का एक राजा था, उसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। ध्यान रखिएगा, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट पाया गया है, उसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसमें ना लिखा यह गया है कि दिल्ली का एक राजा था जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। उन्होंने बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, कहने का मतलब बंगाल किधर पड़ता है, ईस्ट में, और अफगानिस्तान पड़ता है वेस्ट में, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट और पूरा साउथ इंडिया इनके कब्जे में था। इतने बड़े ये राजा हुआ करते थे उस समय के, बहुत समय पहले का बात है। पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान तो उससे भी आ गया ना, पाकिस्तान से भी आ गया अफगानिस्तान। तो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान और नीचे का पूरा साउथ इंडिया इनके अंडर में हुआ करता था। इतने पावरफुल राजा थे उसके आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा गियासुद्दीन बलबन के बारे में। तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे ना, वो सब छोटे मोटे एरिया पे कंट्रोल नहीं करते थे। उनका मानना होता था कि जितना बड़ा एरिया हमारे कब्जे में होगा उतना ज़्यादा पैसा वसूलेंगे, टैक्स वसूलेंगे, पावर करने का मजा आएगा, है ना, रूल करने का मजा आएगा। ये सब उनका ख्वाब हुआ करता था उस समय पे। अगला है पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स लाइक गौड़ा, जो कि बंगाल में पड़ता था, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। सोचो, मतलब बहुत सारे जगहों पर जो लोग रहा करते थे वो तो इनके आर्मी को ही देख के भाग जाते थे। इतना खतरनाक इनका आर्मी होता था कि लोग इनसे लड़ना तो दूर, इनके सामने तक जाना नहीं चाहते थे। इतना खतरनाक इन लोगों का आर्मी हुआ करता था, खास करके गियासुद्दीन बलबन का इतना खतरनाक राजा था कि इनसे अच्छे अच्छे लोग कांपते थे। समझ रही बात। आगे, देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज सिटीज, और कभी कभार इन सिटीज के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जैसे किस चीज़ को लेकर होता था, इस राजा ने हमला कर दिया उस राजा के राज्य पे ताकि उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए, उन्होंने हमला कर दिया इसके राज्य पे ताकि इसको हमला अपने कब्जे में ले लिया जाए। ये जो हमला करने का सिलसिला था ना, ये हमेशा चलता रहता था उस समय पर। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हमला करना, उसको हरा के जीत जाना, उसके सारे धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेना, उसके तिजोरी, पूरा खजानों को अपने अंदर ले लेना, ये सब चीज़ उस समय पे चलता रहता था। और ये हर राजा करता था उस समय पे कि इस पे अटैक करेंगे, इसका सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे, ऐसा चलता रहता था। उसके बाद है डायनेस्टीज लाइक द चोलाज, उसके बाद है खलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वेर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। जैसे चोलाज हो गए, ये ग्रुप का नाम है, चोलाज, खलजीज, तुगलक, मुगल्स, इन सभी ने सिटीज पे तो कब्जा किया ही था, मतलब कि इन सबका शहरों पे तो कब्जा था ही, यहाँ तक इन्होंने गांव तक को नहीं छोड़ा था। पैन रीजन का मतलब है कि लगभग ओवरऑल हर जगह पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। जो कहने का सिंपल सा मतलब है कि उस समय पे अलग अलग ग्रुप ने जो राज किया है ना, दबा के राज किया है, भयंकर तरीके से राज किया उस समय पे। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वेयर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, लेकिन हर इसमें से ग्रुप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। कई बार मान लीजिए हमला करने के लिए गए, आप ही को पकड़ के कूट दिया, ऐसा भी होता था उस समय पे, समझे। तो
जिस मकसद से ये लोग जाते थे हमेशा वो पूरा नहीं होता था, कई बार ये लोग अनसक्सेसफुल भी रहते थे, है ना। तो और लेकिन हाँ, इन लोगों के पास एक चीज़ बड़ा अच्छा चीज़ था कि ये लोग हमेशा हमला करते रहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपने कब्जे में आ जाए। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि हमला करने के चक्कर में कई बार ये लोग खुद कुटा जाते थे समझे, ये भी बात सही है। देखो ऑब्वियस ये बात है कि आप बार बार दूसरे पे हमला करोगे, बार बार जीत जाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कभी ऐसा समय आएगा जब आपको भी कुटाई पड़ेगा, है कि नहीं। तो वैसा भी होता था। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states। अब समझिए, मुगल एम्पायर का मतलब हुआ जब मुसलमान राजाओं का शासन जब खत्म हुआ 18th सेंचुरी में, मतलब कि 1799 1780 के आसपास जब मुगल राजाओं का शासन खत्म हुआ, तब जाकर छोटे छोटे राजाओं ने राज करना स्टार्ट किया। तब उनको मौका मिला राज करने का। पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले इसलिए नहीं मिला क्योंकि मुगल इतने पावरफुल थे कि वो छोटे मोटे राजा को तो भाव ही नहीं देते थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मुगल जो थे ना, बहुत बड़े राजा हुआ करते थे उसमें। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां, है ना। उसके बाद शाहजहां नहीं सॉरी, और भी है, बहुत सारे नाम है। ये सब बहुत पावरफुल राजा हुआ करते थे। जब इन लोगों का समय खत्म हुआ, तब जाकर छोटे छोटे राजाओं को रूल करने का मौका मिला। पहले क्यों नहीं कर पाए वो लोग? क्योंकि इन लोग इतने छोटे थे कि यदि बाबर अकबर ने एक बार हमला कर देते साफ हो जाएंगे ये लोग। तो इनको बहुत बाद में राज करने का मौका मिला। कहने का मतलब है कि बड़े से बड़े राजा और छोटे से छोटे राजा हर किसी ने लगभग राज किया है हमारे इंडिया पे। बहुत खतरनाक तरीके से राज किया है। आगे, बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स। उसके बाद जब मुगल का शासन खत्म होता है हमारे इंडिया में, तो मुगल का शासन खत्म होने के बाद हमारे इंडिया में एंट्री होता है अंग्रेजों का। इससे पहले कौन लूट रहे थे? मुगल रूल कर रहे थे पूरा भयंकर तरीके से। वो जब खत्म हुआ तो फिर किसने लूटा? अंग्रेजों ने लूटा। सोचो, इंडिया के पास इतना खजाना था कि लोग लूटते चले गए, लेकिन इंडिया का खजाना खत्म नहीं हुआ। इंडिया का खजाना तब खत्म हुआ जब अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक राज किया हमारे इंडिया में। उसके बाद जाके हमारे इंडिया का खजाना खत्म हुआ। खजाना मतलब सोना चांदी हमारे पास बहुत सारा था, कोई कमी नहीं था। यहाँ पे रिसोर्स का कोई कमी नहीं था। Most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that ruled over them. The regions were left with the legacies of the big, हाँ ठीक है, समझ गए, समझिए। जब मुगल अपना समय ख़त्म किए, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बिल्डिंग, अच्छे अच्छे जगहों को भी बना के वो लोग गए। उसके बाद अंग्रेज जब यहाँ से हमारे इंडिया से गए, 1947 में हम लोग को आज़ादी मिला। उसके बाद मतलब उससे पहले जब अंग्रेज यहाँ पे गए तो उन लोगों ने भी अच्छे अच्छे बिल्डिंग हम लोगों को बना के, बिल्डिंग हो गए, अच्छे अच्छे चीज़ें हो गए, बना के दिए थे। लेकिन इन अच्छी चीज़ों को बनाने के देने के बदले में बहुत सारे चीज़ तो वो लोग लूट के चले गए ना। मतलब जितना वो लोग लूट के गए और जितना हमको दिए वो तो कुछ नहीं था। बहुत कुछ देता फिर भी वो लोग पूरा नहीं कर पाते। मतलब जितना लूट के गए थे उसका भरपाई वो लोग नहीं कर पाया। आगे, this was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures and language। इसके बाद मुगल ने रूल किया, अंग्रेजों ने रूल किया हमारे इंडिया पे। इतना कुछ होने के बाद हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के चीज़ों को लेकर बदलाव हुआ। बहुत सारा अलग अलग कल्चर इंडिया में देखने को मिला। कल्चर मतलब रीति रिवाज, पर्व त्यौहार देखने को मिला। अलग अलग भाषा भी देखने को मिला। अलग अलग प्रकार के लोग भी देखने को मिले जो अलग खाना खाते थे, अलग कपड़ा पहनते थे, अलग भाषा बोलते थे। तब जाकर आज आपको इंडिया इतना अलग डाइवर्स दिखता है। मतलब इंडिया इतना ज़्यादा आज आपको अलग अलग विचित्र दिखता है। विचित्र कहने का मतलब है कि भाषा अलग है इंडिया में, आज रंग अलग है सबका, खान पान अलग है, कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, फेस्टिवल मनाने का तरीका अपना सबका अलग है। तो ये सब चीज़ जो आज आप देख रहे हो इंडिया में, इसका शुरुआत आज से नहीं हुआ था। इसका शुरुआत आज से हज़ारों साल पहले हो गया था। ये जो भाषा आप आज देख रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार के, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, ये सब ये आज का भाषा नहीं है, बहुत पहले का है। ठीक है, इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ओल्ड एंड न्यू रीजन्स, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।